वो बच्चों की जेब से पैसा निकालने के पीछे पागल नहीं हुआ होगा। वो 2-2 रुपए के पीछे छोटे छोटे कोर्सेज लॉन्च नहीं करेगा, इसकी प्रमोशन कर, उसकी प्रमोशन कर, इसको कैमरे पे बैठा, उसको बैठा, कंट्रोवर्शियल वर्ड बोल, फॉलोइंग के पीछे जा, मोनेटाइजेशन के पैसे कमा। उसको ज़रूरत नहीं है। कामयाब आदमी पैसे के पीछे नहीं भाग रहा होता, पैसा कामयाब आदमी के पीछे भाग रहा होता है। टोनी रॉबिन्स की वीडियोज़ को देख के मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। मारूफ मोटिवेशनल मारूफ आप लगा लें तो मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। और वो मोटिवेशन स्पीकिंग करते हुए कहते हैं कि पैसे के पीछे ना भागो, जबकि वो वही लेक्चर के 3 लाख रुपए चार्ज कर रहे होते हैं। 16 घंटे फ्रीलांसिंग करेंगे, सुबह उठेंगे लेट, स्कूल कॉलेज मिस हो जाएगा। तो मोटिवेट हुए हैं ना सारी रात काम करने अन्य वहाँ मोटिवेट हुए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर विदाउट एजुकेशन डिस्ट्रॉइंग देयर करियर। भाई डिसिप्लिन कहाँ है, कम्युनिकेशन कब होगी, स्ट्रेस हैंडलिंग कब होगी, सोशलाइजेशन कब होगी, मेंटल फिट हेल्थ कब इंप्रूव होगी, फिजिकल हेल्थ कब इंप्रूव होगी, वो एक्सपोजर कहाँ से आएगा, एथिक्स कहाँ से आएंगे, एथिक्स कहाँ से आएंगी, वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ज़्यादातर हमारी यूथ को उस काम पे लगाया जा रहा है जो गोरा डंकी वर्क समझ के हमारी तरफ फेंक रहा है। रोज़ाना अगर आप बच्चे को कहो ना स्कूल जा, मेहनत कर, पढ़, मोस्टली बच्चे आपको पसंद नहीं करेंगे। आप बच्चे को कहो स्कूल नहीं जाना, अयाशी कर, स्किल सीड, पैसा कमा, लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। हम सिर्फ फॉलोवर लेने के लिए बच्चों को तबाही पे डाल रहे हैं। हमारे उलमा इकराम, हमारे सियासतदान सिर्फ पॉपुलर बातें करते हैं, रीच लेने के लिए, अटेंशन लेने के लिए। यार वेरी टैलेंटेड पीपल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर, पर उनके पास इतना पैसा नहीं है ना अवार्ड खरीदें। उनके पास उनको तो मेरा ड्राइवर घर छोड़ने जा रहा था, बेचारे इतने शरीफ है। इतने पैसे नहीं कि आप भी एक आधा अवार्ड खरीद लें यार। देखो कितना अच्छा लगेगा आपके बैकग्राउंड में यहाँ पड़ा हुआ है ना। मेरे डेटा की एजुकेशन दे रहे आप फजान, मुझे नाम बता दें कि सर फलां बंदा ना डेटा पे एजुकेट कर रहा। चले सर यहाँ तो रोस्टिंग बन रही है, प्रैंक्स हो रहे हैं, खुशियाँ हैं, कहके लग रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे डेटा और ये वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, कौन सी बात है? लॉन्ग टर्म प्लान है। ठीक है वालेकुम इरफान भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम फजान, आई एम गुड, हाउ आर यू? ठीक है, ज़बरदस्त। मैं यहाँ पे आने से पहले आपके बारे में जितनी रिसर्च की, मुझे मोस्टली जो टाइटल्स मिले हैं ना वो यही मिले हैं कि सक्सेस स्टोरी और एज अ टी बॉय से लेके CEO। तो ये जो स्टोरी है आपने सही तरह की तफसील से सुनाई नहीं हुई यार, ये क्या माजरा हुआ था कि आप वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गए? और बल्कि मैं तो ये आप लोग बात करते हैं सालों की, महीनों की, मैं तो हफ्ते बाद आपके ऑफिस लाऊँ तो मुझे नई डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलती है। खैर उस पर भी आते हैं, लेकिन बताइएगा क्या यहाँ तक शुरू कहाँ से किया आपने, वो ज़रा जानना चाहते हैं। यार बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया। मैंने एक्चुअली अपने बारे में थोड़ा बताया हुआ था हाफिज़ अहमद साहब को जब उन्होंने इनिशियली मेरा एक इंटरव्यू किया था। अच्छा। बहुत ही बेसिक लेवल से जब इंसान के पास मुश्किल होता है ये समझना कि आप 3 टाइम का खाना भी अपनी टेबल पे रख पाओगे या नहीं। रिस्क खुदा ने देना होता है, बट इंसान के अंदर एक अनसर्टेनिटी होती है, एक डर होता है। तो उन हालात से तो आई वाज अ स्पोर्ट्स मैन बेसिकली, अच्छा खेलता था। तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा टाइम दे नहीं सका, आई कुडंट अफोर्ड इट इवन एक्चुअली। तो कॉलेज में नहीं जाता था क्योंकि खेलता रहता था। अच्छा। तो कॉलेज के बाद कुछ ऐसे हादसात हुए स्पोर्ट्स में। और आप थे भावलपुर में? हाँ, मैं भावलपुर में ही था। अच्छा। तो स्पोर्ट्स में कुछ ऐसे हादसात हुए जिसमें मुझे बहुत डिस्करेज हुआ, मैं डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार मेरा नहीं ख्याल कि एक गरीब बंदा स्पोर्ट्स में जारी रख सकता है अपना सफ़र। वो कैसे, मतलब फेलियर था या कुछ? यार फेलियर नहीं था। मैं आप एक वाक़या बहुत पहले सुनाया था, चपेड़ वाला वाक़या मशहूर हो गया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्योंकि इस पॉडकास्ट से पहले जो आप बार बार कहते हैं ना डिटेल बताओ, मैं एक्चुअली डिटेल कहीं नहीं बताता। सो आई वाज एन एथलीट, मैं लॉन्ग जंप करता था और लॉन्ग जंप मेरा बहुत अच्छा था। तो लॉन्ग जंप के ट्रायल्स हो रहे थे सैफ गेम्स के लिए लाहौर में। अच्छा। और मैं उस वक्त FSC सेकंड ईयर में था, पढ़ता तो वैसे ही मैं नहीं था। तो मुझे यहाँ पे लाया गया क्या है जी, ओपन ट्रायल्स हैं, 175 कैंडिडेट्स आ रहे हैं और आपने भी आके जंप करना है। कॉलेज की तरफ से लाया गया? हाँ, अच्छा, कॉलेज की तरफ से। अब नाम ना पूछ लेना। नहीं पूछता। ठीक है, तो कॉलेज की तरफ से लाया गया। तो 2 लोग आए टोटल, 2 इंस्ट्रक्टर थे, 2 कैंडिडेट्स थे। लाहौर में उस वक्त पंजाब स्टेडियम फ्रेशली टॉट एंड ट्रैक बिछा था, उसके ऊपर पाकिस्तान, हाँ टॉट एंड ट्रैक उस वक्त ना फ्रेश बिछा था। तो 175 कैंडिडेट से मेरी टर्न की 43, 42 पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। जब मैंने आके जंप किया तो उस वक्त तक जितने लोग जंप कर चुके थे मैंने सबको कॉम्प्रीहेंसिवली बीट कर दिया। वो एक बंदा जो लिख रहा होता है, मेजरमेंट सारे लिख रहा है, उसने मुझे बुलाया, इधर आओ, आपका नाम? मैंने कहा जी माय नेम इज़ इरफान। कहाँ से आए? भावलपुर से। ही सेड दफ़ा हो जाओ। जैसे उसने सुना कि भावलपुर से आया, ही सेड दफ़ा हो जाओ। जीतने के बाद? हाँ, उस राउंड में उस वक्त तक मेरा जंप आ गया था। आई सेड मुझे समझ नहीं है इस बात की। तो मैं अपने कोचेस के पास गया, आई सेड कि जी इस तरह से वो बंदा कह रहा है कि भाईजान दफ़ा हो जाओ। तो मे बी दे न्यू द इनसाइड। तो उन्होंने मुझे कहा ऐसा करो, किट बदल लो,
कपड़े बदल लो, इसकी नज़र से बच जाओ, जंप लगाओ, ट्रायल दो, फिर देखते हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि एक्चुअली सीन क्या। मैं दोबारा गया, मैंने दोबारा जंप किया, मैंने दोबारा कॉम्प्रिहेंसिवली सबको बीट किया, उसने दोबारा मुझे पकड़ा और इस दफ़ा उसने जड़ दिया। अच्छा, और उसे याद था कि आप वही हैं? हाँ, उसने कहा कि मैं तुम्हें मना नहीं किया था। नहीं तो वो ऐसा क्यों कर रहा था? हाँ, बताता हूँ इसको। आई वाज क्राइंग आउट लाउड। तो फिर मैं डर के मारे ना कोचेस के पास गया ना कहीं और गया, मैं जाके साइड पे बैठ गया। जब रिज़ल्ट अनाउंस हुए तो समवन जो पहले नंबर पे जो उस बंदे का नाम अनाउंस हुआ वो STI स्कूल में मेरे से हार के आया था। अच्छा। अब मुझे लगा कि यार मैं तो जीत के सिलेक्ट हो सकता था, ये तो काम ख़राब हो गया है। तो आई स्टार्टेड क्राइंग। उस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेटर होता था शबीर अहमद, ही वाज देयर। शबीर अहमद फास्ट बॉलर एक आया था, ही वाज देयर इन स्टेडियम। लोग इकट्ठे हुए तो वो भी आया, बात बढ़ी, कोचेस तक बात पहुंची। फिर मुझे कमेटी के बाद लेके जाया गया। मैं आपको ज़रा शॉर्ट कर देता हूँ। तो वहाँ पे जी बताया गया कि मैंने कहा इस तरह से हुआ है। उसने कहा देखिए हमने हर बोर्ड को एक सर्टेन पैसे देते हैं। अच्छा। उसके अगेंस्ट हर बोर्ड एक टीम बनाता है। अब किसी टीम में 20 लोग हैं, किसी टीम में 22 लोग हैं। आप सिर्फ 2 से 3 लोग लाए हो, क्या 20-22 लोगों का खर्चा आप पे हुआ? क्या आपको जूते लेके दिए? क्या आपको खाना पीना दिया? क्या आपको वो डाइट दी? ऑब्वियसली नहीं थी। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला। तो उसने कहा अगर यहाँ से कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई करता है तो हमें ऑब्वियसली बाय फोर्स बढ़ाना पड़ता है, देना पड़ता है, मराद बढ़ानी पड़ती हैं। जब हम जाते हैं तो ये हमें प्रोटोकॉल नहीं देते, वो एक बोर्ड्स का क्लैश होता है आपस में। मैंने कहा मुझे ज़्यादा बातें तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं 19 दिन रह गए मेरे एग्ज़ाम में से और मैं यहाँ खड़ा हूँ और आई कैन नॉट अफोर्ड अ सिंगल डे हेयर। मेरे पास तो पहनने को जूता भी नहीं था। तो मैं क्या करूँ? उसने कहा आप यहाँ अपने खर्चे पे 3 महीने कैंपिंग कर रहे हैं, आप अपने खर्चे पे रहो। 3 महीने बाद अगर आप फिट हुए, क्वालिफाई कर गए, आगे निकल गए तो फिर हम आपको अपने रोल पे ले लेंगे। नहीं ये इन्होंने क्यों कहा? मतलब चलिए ये क्यों बातें सारी कहा? अलग हैं, लेकिन ये आपके जीतने को आप देखिए, दिस इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव पार्ट। अगर कोई किसी को 22 लोग ट्रेन करने के पैसे देते हैं और वो 2 ट्रेन करके आते हैं तो पैसा किधर गया? तो खर्चे पे डिसाइड हो रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप समझ ना कि पीछे हो क्या रहा है, जा कहाँ रहा है। तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट जो है वो एक स्पोर्ट्समैन पे आता है जब सिस्टम ऊपर से नीचे तक ठीक नहीं होता। इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग एट दैट टाइम। सो एथलेटिक्स से मुझे इतना समझ में आया कि अगर आप कहीं भी अनफिट हुए और आपके पास तालीम नहीं है, ये मेरा मैसेज है सब लोगों के लिए, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है और आप कहीं भी अनफिट होते हो तो एटलीस्ट आपके पास इतना होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी तो गुजार सको। हम तालीम को मुकम्मल छोड़ देते हैं स्पोर्ट्स में जाने के लिए, जिसकी वजह से ना तो हम स्पोर्ट्स के उन रूल्स को फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि अनएजुकेटेड स्पोर्ट्समैन हमारी क्रिकेट टीम से लेके हर टीम में भरे पड़े हैं, अनएजुकेटेड। ठीक है, स्पोर्ट्समैन है, टैलेंट तो होता है, एजुकेशन नहीं है। उनको इंटरनेशनल फोरम पे बोलना नहीं आएगा, मैनेज नहीं करना आएगा, फेम हैंडल करना नहीं आता, कोई क्लासेस नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। और जब कहीं फेलियर आता है, जब कोई शख्स कहीं फेल होता है, अनफिट होता है, कोई खुदा न खास्ता इंजरी आती है, उसकी ज़िंदगी या तो आप खबरों में सुनते हैं कोई रेडी लगा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, फिर इस तरफ निकल जाते हैं। मैं ये नहीं करना चाहता था। तो वहाँ पे मैंने अपने एथलेटिक्स करियर को एक फुल स्टॉप लगाने के बाद IT की तरफ निकलना चाह रहा था। तो फिर मैं मेडिकल कॉलेज में गया। वहाँ मुझे उससे पहले मैं टीचिंग के लिए लाहौर आया, यहाँ मैंने एक फैक्ट्री में काम किया। क्या करने? मेडिकल कॉलेज में मुझे कंप्यूटर टाइपिस्ट की ऑफ़र हुई थी। कंप्यूटर टाइपिस्ट की ऑफ़र हुई थी। उससे पहले मैं यहाँ लाहौर आया था टीचिंग करने के लिए, ट्यूशनें पढ़ाने के लिए। फिर यहाँ पे एक हर्बल की कंपनी होती थी, मैं उस फैक्ट्री में थोड़ा रहा हूँ, स्टे दिया किसी ने मुझे। फिर बहुत से लेबोरियस काम किए, नहीं सेटल हो पाया, फिर वापस किया, टाइपिंग शुरू की। वहाँ पे मुझे काफ़ी मॉरल सपोर्ट मिली, जहाँ से मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, अपने मास्टर्स का आगाज़ किया। पढ़ता रहा, काम करता रहा, पढ़ता रहा, काम करता रहा। फिर किसी ने कहा कि लाहौर आओ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो लाहौर आने से पहले आई कुडंट सेटल, देन आई हैड टू डू सम ऑफिस बॉय जॉब एंड ऑल दैट स्टफ। उसके बाद एज एन इंटर्न मैं कहीं लगा, फिर इंटर्न से एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। आई कुडंट सर्वाइव। वो एक एलियन टाइप फील होती है कि जब आपको यहाँ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। बड़े शहर में गांव का बच्चा आता है जिसके पास एक्सपोजर नहीं होता, बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं होती, बात करने का तरीका नहीं होता, फिर उसको रिपेल किया जाता है, उसको एक हकारत की नज़र से देखा जाता है इस इंडस्ट्री में। अल्लाह करे ये बहुत जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करवाना चाहूँगा। आपने एक बार जिक्र किया था कि जब वो आप मेडिकल उसमें थे, फाइल्स आप पढ़ते थे, तो आप उस दरमियान में कुछ फाइल्स पढ़ के भी बहुत कुछ आपने सीखा, वहाँ से भी आपको एक मोटिवेशन मिली। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि उस दौरान भी आप लर्निंग करते रहे? देखो दैट वाज द करियर चेंजिंग फेज़। क्योंकि जब मैं टाइपिंग करता था तो बहुत से आर्टिकल्स को पढ़ता था, रिसर्च करता था,
तो मेडिकल वोकेबलरी और जार्गन्स थोड़े इस्टेब्लिश हो रहे थे। तो जब मैं टेक में आया 3 साल बाद उस फील्ड में रहने के बाद, तो आई रियलाइज़ कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री वो फील्ड है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि मुझे दोनों वर्ल्ड्स की ज़बान समझ में आना शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी कंपनी को हेल्थ केयर स्पेसिफिक शुरू में कर दिया था, तो और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ले आया था, तो उससे मुझे वाकई बहुत फ़ायदा हुआ। और एक तवील अरसा आपने अपने आप को बंद रखा भी, जिस हम इस्टेब्लिश्ड कंपनी में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो बेसमेंट में चंद कमरे थे, भी तो खैर माशाल्लाह ज़ेवन सॉल्यूशंस की जिन्होंने वीडियोस देखी हैं, आप इनका ऑफिस टूर की वीडियो देखें, किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह कुछ है। 800 स्क्वायर फीट से 8800 स्क्वायर फीट तक। अच्छा, क्या कमाल अचीवमेंट है। लेकिन क्या वो वक्त भी था कि आपने तकरीबन कई साल तक अपने आप को बंद रखा चंद कमरों में, और आप 2.5 ईयर 2.5 ईयर में इस बेसमेंट में बंद रहा था। उस वक्त मेरा ऑफिस 800 स्क्वायर फीट पे था, और जो मेरा रूम, बेडरूम और मेरा जो पर्टिकुलरली CEO का ऑफिस था वो प्रॉब्ली 8x10 का होगा, 8x9 का। बीच में वो फटा सा लगा। यार आई स्टार्टेड अलोन, शाहजमाल से शुरू की थी, ब्रिज कॉलोनी से कैंट से होते हुए सिद्दीक थिएटर से होते हुए यहाँ आया। तब HR भी आपसे स्टार्टेड अलोन। हाँ, देखो सुबह उठता था मैं, नमाज़ पढ़ के सबसे पहले पोछा लगाना होता था, सफाई करनी होती थी, झाड़ू देना होता था, हर चीज़ को सेट करना होता था, फिर नाश्ता बनाना होता था, एक्सरसाइज करनी होनी थी, और टीम के आने से पहले आपको CEO बनना होता है। फिर CEO बन के बैठ जाओ, और फिर आपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट लाने भी हैं, बात भी करनी है, डिज़ाइन भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, डिप्लॉयमेंट भी करना है, क्योंकि जब कंपनी छोटी होती है तो कॉम्पिटेंट लोग आपको ज्वाइन नहीं करते, आपको फ्रेश लोग ज्वाइन करते हैं, फिर आप उनको ले के आगे चलते हैं, सिखा रहे होते हैं। वो जो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था वो मैं खुद ही था। फिर शाम को कंपनी को बंद करना, अंदर से ताले लगाना, फिर सफाइयाँ करना, और फिर सेटलमेंट करना, फिर रात को डेडलाइंस मीट करना। पढ़ाई मैंने साथ में जारी रखी थी, फिर खुद का पढ़ना, फिर 2-3 बजे सोना, और फिर सुबह उठना। मैं डाटा साइंस, अब आपको जैसे लगे मैंने MS डाटा साइंस में किया हुआ, और मैं PhD करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं डाटा साइंस में बहुत इंटरेस्टेड हो गया था। उसके अंदर AI, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मुझे उस वक्त नज़र आ गया था कि ये फ्यूचर है, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। सो मैक्सिमम दिन में काम करता था ताकि सिस्टम चल सके, प्रोजेक्ट डिलीवर हो सके, और रात को मैं पढ़ता था, और फिर सुबह फिर CEO बन जाता था। सही हो गया। तो ये अपवर्क में जो है वो आपको सबसे पहले अचीवमेंट वहीं से अपवर्क वाले प्लेटफॉर्म से हुई, या पहली अचीवमेंट बड़ी कहाँ से? जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो मैंने फ्रीलांसिंग का आगाज़ किया था। अच्छा, फ्रीलांसिंग के लिए मैं सबसे पहले मैसेज दूंगा यंग फ्रीलांसर्स को कि सब्र करने के बाद, स्किल सेट डेवलप करने के बाद फ्रीलांसिंग करने आओ। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जैसे मंडी नहीं होती जहाँ पे आप चीज़ें जाकर लोग चीज़ें बेचते भी हैं, ख़रीदते भी हैं। हम लोग मंडी में जाने के बाद फैसला करते हैं कि क्या बेचना है, क्या ख़रीदना है, जबकि आपको मंडी में जाने से पहले पता होना चाहिए कि आप बेचने क्या जा रहे हो और आप ख़रीदने क्या जा रहे हो, राइट। हम फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे आने के बाद पता देखते हैं कि अच्छा जो हम बेच रहे हैं वो बेचने के काबिल है भी या नहीं है। मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने 6 से 7 साल खुद पे लगाए थे, और मेरा पहला प्रोजेक्ट था $50 का, चलें 5000 लगा लें, और इस वक्त मैं आप वक्त से $20 लाख से $20 लाख से ऊपर कमा चुका हूँ, सिर्फ अपवर्क से। बाकी प्लेटफॉर्म अलग। अच्छा, बहुत से जो इससे कम नंबर वाले लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि हम जो है टॉप रैंकिंग के पाकिस्तान में, और हम नंबर 1 है पाकिस्तान में। जो आप नंबर बता रहे हैं ये बहुत बड़ा है उन नंबर से। मैंने तो ऐसा कोई नंबर नहीं देखा कि किसी ने 2 मिलियन तक का रीच किया हो। हाँ जी, लेकिन आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो कहते होंगे कि नंबर 1 हम है पाकिस्तान में, जो इतना बड़ा रेवेन्यू लेके आ रहे हैं। देखो, लोग पाकिस्तान में खुद को साइंटिस्ट भी कहते हैं, नंबर 1 भी कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं, और इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं, चेंज मेकर भी कहते हैं, किंग मेकर भी कहते हैं। लोग तो कहते हैं, उनका काम है कहना। तो मतलब स्टैट्स और फैक्ट्स की बेस पे देखा जाए तो कैटेगरी, आपको किस कैटेगरी में आप नंबर 1 है? हर देखो, मैं आपको बताऊं, अगर ये आप मेरे पास सवाल आया एक कि सर हमें ये बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसको फॉलो करना है। मेरे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें बताएं कि कैसे पता चलेगा कौन वाकई कॉम्पिटेंट है या नहीं है। मैं आपको कुछ निशानियां बताता हूँ फजान, आप उसको खुद ही अपने आप से रिलेट कर लें। पहली बात यह है कि यार जिस बंदे ने सिर्फ एक अपवर्क से $2 मिलियन कमाया होगा, तो समझ लें 20-30 करोड़ तो यही बन जाता है। वो बच्चों की जेब से पैसा निकालने के पीछे पागल नहीं हुआ होगा, ठीक है। वो 2-2 रुपए के पीछे छोटे छोटे कोर्सेज लॉन्च नहीं करेगा, इसकी प्रमोशन कर, उसकी प्रमोशन कर, इसको कैमरे पे बैठा, उसको बैठा, कंट्रोवर्शियल वर्ड बोल, फॉलोइंग के पीछे जा, मोनेटाइजेशन के पैसे कमा। उसको ज़रूरत नहीं है। कामयाब आदमी पैसे के पीछे नहीं भाग रहा होता, पैसा कामयाब आदमी के पीछे भाग रहा होता है। तो अगर कोई शख्स थोड़ी थोड़ी पैसों के पीछे जलील हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पाँव के नीचे रेत है। नंबर 1। नंबर 2,
अगर आपने देखना है कि यार कोई शख्स ने एक फासला तय किया है तो वो वहाँ पे अकेला नहीं खड़ा होगा। आप देखो उसके कितने उसके साथ लोग चले थे और आज कितने उसके साथ खड़े हुए। दुनिया उसको, लोग फिर छोड़ते नहीं हैं, उसके क्लाइंट्स हों, उसके कलीग्स हों, उसके एम्प्लॉयज़ हों, कोई भी हो, फिर दुनिया उसके साथ चलती है। वो एक टीम लेके चलता है और फिर बनाता और फैलता जाता है, राइट। और उसके बाद वो कभी शर्माएगा नहीं ये बताते हुए कि मैं कितना कमाया, कितना लगाया, कहाँ से कमाया, वो पब्लिकली बात कर सकता है। अगर एक शख्स ने कोई काम अचीव ही नहीं किया किताबों से पढ़ के, यहाँ तो है ना लोग किताबों से पढ़ के किसी टोनी रॉबिन्स की वीडियोस को देख के मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। मारूफ मोटिवेशनल मारूफ आप लगा लें तो मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। और वो मोटिवेशन स्पीकिंग करते हुए कहते हैं कि पैसे के पीछे ना भागो, जबकि वो वही लेक्चर के 3 लाख रुपए चार्ज कर रहे होते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा था, इट वाज वेरी फनी यार, एंड वेरी रेलेवेंट। हाँ, इट इज़ रेलेवेंट, यू नो। लोग क्रेजी हैं पैसे के पीछे ना इस वक्त कि यार बस ये कंटेंट जनरेट करो, फेंको और पैसा कमाओ। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकिंग के बारे में अब आप एक अक्सर जुमला बोलते हैं कि मोटिवेशन विदाउट एजुकेशन इज़ डिस्ट्रक्टिव। ये आप क्यों बोलते हैं? हालांकि आजकल तो एक इंडस्ट्री बनी हुई है, लोग मोटिवेट हो रहे हैं, लोग इंस्पायर होते हैं, तो आप इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? सर, इंस्पिरेशन अलग है। पहली बात ये मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स की, क्योंकि ये अच्छा एक पूरी एक समथिंग लाइक कि लोगों को अच्छा स्टार्ट मिलता है इससे। लेकिन मोटिवेशन विदाउट एजुकेशन इज़ डिस्ट्रक्शन, जो हमारे मुल्क का बहुत नुकसान करे। मैं आपको एक लेमैन एग्जांपल में समझाता हूँ। आप एक पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए हो, चढ़ तो गए हो, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि मैंने छलांग लगानी है। आपको ये नहीं पता कि वो उड़ना आता है या नहीं आता। एक मोटिवेशनल स्पीकर भी पीछे से आ जाता है, वो आपको इतना मोटिवेट करता है कि आप कर सकते हो, आप उड़ सकते हो, आपको घोंसला छोड़ना पड़ेगा, आप छलांग लगा दो, और आप लगा देते हो। उसने सिर्फ आपको मोटिवेट किया, उसने ये तो नहीं बताया कि उड़ना कैसे है, ऐसे ही उसने ये तो नहीं बताया छलांग कैसे लगानी है। एग्जैक्टली। ठीक है, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं रिस्क लो, उठो, काम करो, हो जाएगा, दुनिया खुली पड़ी है। लोग यहाँ पे अपनी अच्छी खासी जॉब पे रेजिग्नेशन दे के सीख रहे होते हैं, वहाँ से रेजिग्नेशन करते हैं, स्टार्टअप में जाते हैं, स्टार्टअप फेल। 97-98% फेलियर रेट हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में टेक में 97-98% फेलियर रेट है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि लोग मोटिवेट होकर ज़्यादा आ रहे हैं, प्लान करके कम, और ये बेड़ा गर्क मोटिवेशनल स्पीकर करा रहे हैं। आप किसी को रिस्क लेने पे टेम्प्ट तो करें, लेकिन साथ में एजुकेट करें कि कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं लाइफ में, और किसके क्या कंसिक्वेंसेज हैं, कब मेहनत करनी चाहिए, कहाँ मेहनत करनी चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यार मेरे पास एक बच्चा आया एंड ही सेड कि मैं स्किल सीख रहा हूँ, मुझे किसी ने कहा है कि देयर इज़ नो सक्सेस, शॉर्टकट टू सक्सेस, और मेहनत करो। मैंने कहा किसी ने आपको ये बताया कि ज़िंदगी की किस फेज़ में कहाँ मेहनत करनी है? फरजाना, अगर आप यहाँ पे इस वक्त यूर ए गुड कंटेंट क्रिएटर, आज अगर आप शाम को घर जाओ और मैथमेटिक्स पे बैठ के मेहनत करने लगो, या फुटबॉल सीखने लग जाओ, या कोई इररेलेवेंट स्किल सेट पे जाके मेहनत करने लगो, क्या फ़ायदा होगा आपको अपने मकसद के अंदर, अपने गोल के अंदर? ज़ीरो। हम जब किसी को मोटिवेट करते हैं मेहनत करने पे, साथ में ये नहीं बताते कि आपकी मेहनत आपने किस डायरेक्शन में करनी है, किस तरह से करनी है, किन फेजेस में करनी है। लोग गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, तो लोग जो हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं सिर्फ मोटिवेट होके। तो मोटिवेशन से ज़्यादा ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, साथ साथ हर चीज़। एजुकेशन, आई वुड से एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ट्रेनर का काम है, मोटिवेशनल स्पीकर का काम है एजुकेशन। फॉर एग्जांपल, मैं किसी बंदे को कह रहा हूँ कि यार देखो, स्टार्टअप्स में बहुत फ़ायदा है, अपनी कंपनी लॉन्च करो, अपना स्टार्टअप खड़ा करो, उसमें बहुत फ़ायदा है, पाकिस्तान को एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। तो फिर मैं साथ में ये बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट योर स्टार्टअप। मे बी आज आपका ये भी सवाल था, आपने मुझे कहा था कि फ्रीलांसिंग स्टार्टअप में कैसे आना। फिर मैं एक तो कहीं उसको एजुकेट करूंगा, अपना कंटेंट बताऊंगा, और फिर उनको मोटिवेट करूंगा और कहूँगा कि आप जाएं, ये वीडियो देखें, ये मैंने गाइडेंस दी है, अब आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि जाएं आप स्टार्टअप करें। लेकिन मैं इससे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आप बार बार बात करें एजुकेशन की। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, कॉन्सेप्ट ये भी बना दिया गया कि जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है वो सिर्फ एक बिजनेस का टूल है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डिग्रियाँ दे रही हैं, स्किल नहीं दे रही, और जो आपकी डिग्री है ये किसी काम की नहीं है। एजुकेशन जो है ट्रेडिशनल, ये किसी काम की नहीं है। स्किल सीखो, फ्रीलांसिंग करो, पैसे कमाओ, ये असल चीज़ है। फरजान, दिस क्वेश्चन इज़ क्लोज टू माई हार्ट। मुझे 2 दिन से चुभ रही है कुछ बातें, आज आपने वो सवाल कर दिया, मैं जवाब देना चाहूँगा। ज़रूर। मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कहा जाता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम रट्टा है, स्किल सीखो। ये बात सुनने को बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है उसका अंदाज़ा नहीं लगा रहे।
क्योंकि जब आप बच्चे को ये मैसेज देते हैं ना स्कूल ना जाओ, तो मेजॉरिटी आपके साथ खड़ी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें ये अंदाज़ा लगाना है फैज़ान कि स्कूल सिस्टम, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हम सीख क्या रहे हैं। मानता हूँ सिलेबस जो है, मैं बात करता हूँ सिलेबस हमारा बहुत गैप है, लेकिन स्कूल में आपको बहुत से ऐसे स्किल सिखाए जाते हैं जिनके बगैर आप दुनिया में सरवाइव कर ही नहीं सकते। आपको डिसिप्लिन सिखाया जा रहा होता है जो कि कोई सिखा नहीं रहा, तो आप सीख रहे होते हैं। आप सुबह उठते हैं, आप तैयार होते हैं, आप हर रोज़ स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, फिर आप वहाँ जाते हैं, आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, सोशल होते हैं, आपको बोलना आता है, सुनना आता है, फिर वहाँ किसी की बात बर्दाश्त करनी पड़ती है, किसी का टीचर की बात बर्दाश्त करनी होती है, फिर एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करते हैं जहाँ आपको प्रेशर हैंडलिंग सीख रहे होते हो, फिर आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, तो आपकी एक पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही होती है। ये बात की बात है कि उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब आप उस साइकिल से निकलते हो, आपके पास होता है डिसिप्लिन, आपके पास होती है स्ट्रेस हैंडलिंग, आपके पास होती है कम्युनिकेशन, आपके पास होती है सोशलाइजेशन, आपके पास होती है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। यार इन 5 चीज़ों को निकाल के दुनिया के किसी भी बंदे को कोई भी स्किल दे दे वो मारा जाएगा। और ये 5 चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटी से मिल रही हैं। ये बच्चे को इस सिस्टम से मिलती हैं, ये इनएविटेबल हैं, ये कोई टीचर नहीं दे रहा, ये इनएविटेबल। आप ज़रा एक जर्नी तो देखें ना बच्चे की। अब ऑन द अदर हैंड, चलो मैं कहता हूँ कि 7वीं 8वीं क्लास में स्कूल छोड़ दो, ये तो रट्टा सिस्टम है, सही है। बंद करो स्कूलों को। आप ना जाके एक बंद कमरे में बैठ के यूट्यूब चैनल से डिज़ाइनिंग सीख के क्लाइंट को सर्विस देना शुरू कर दो। भाई डिसिप्लिन कहाँ है, कम्युनिकेशन कब होगी, स्ट्रेस हैंडलिंग कब होगी, सोशलाइजेशन कब होगी, मेंटल फिट हेल्थ कब इंप्रूव होगी, फिजिकल हेल्थ कब इंप्रूव होगी, वो एक्सपोजर कहाँ से आएगा, एथिक्स कहाँ से आएंगे, एथिक्स कहाँ से आएंगे, वैल्यूज़ कहाँ से आएंगे। आप बच्चों को छोटी मनी मेकिंग मशीन बना रहे हैं, ना कि उनको एक कंप्लीट पर्सनालिटी। मैं जवेद साहब की एक बात बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोट करता हूँ, वो भी कहीं पढ़ते हैं, वो कहते हैं बच्चे की कैपेसिटी डेवलप करो, एबिलिटी वो खुद ही कर लेगा। मेरी स्टोरी क्या थी, मैं तो किसी फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन में कोई पूरे मेरे पीछे नहीं लोग पड़े हुए थे, कोई स्किल सेट नहीं था ना मेरे पास, लेकिन प्रेशर हैंडलिंग थी, स्ट्रेस हैंडलिंग थी। मैं रिजेक्शन बर्दाश्त कर गया, मैं फेलियर बर्दाश्त कर गया। फेल होने के बाद मैंने सुसाइड की तरफ नहीं गया, डेस्परेशन की तरफ नहीं गया, एंजाइटी की तरफ नहीं गया, मैं खड़ा रहा और इवेंचुअली कामयाब हो गया, राइट। अब इमेजिन करो कि ये जो काम मैं मैट्रिक से शुरू कर देता, तो आज मैं एक ऑर्डिनरी एवरेज डेवलपर होता जो किसी गोरे का वो काम कर रहा होता जो गोरा करना ही पसंद नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ज़्यादातर हमारी यूथ को उस काम पे लगाया जा रहा है जो गोरा डंकी वर्क समझ के हमारी तरफ फेंक रहा है। ये है स्कूल सिस्टम्स के अंदर। हाँ, अब बात करें एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की, बच्चों को मिसगाइड ना करें कि रट्टा सिस्टम छोड़ दो। जब ये वर्ड यूज़ करते हैं आप, साइकोलॉजिकली बच्चे तो पहले स्कूल नहीं जाना चाहते, और साथ वो कह रहे थे कि इनकार करो, वालिदैन इनकार करो। अच्छा, ये मैंने नहीं सुना, तो फिर खुदा के लिए माफ़ी मांग लें, इनसे रिक्वेस्ट कर दें कि जुल्म ना करें कौम पे। बकायदा वर्ड यूज करेंगे, बगावत करो अपने आज, अपने कल के लिए, अपने आज बगावत करो। मैं अल्लाह ने हिदायत दे। होता ये है, मैं अपना एक अंदाज़ा बताऊँ लोग क्यों करते हैं। फुजान, अगर आप बच्चे को कहो ना स्कूल जा, मेहनत कर, पढ़, मोस्टली बच्चे आपको पसंद नहीं करेंगे। आप बच्चे को कहो स्कूल नहीं जाना, अयाशी कर, स्किल सीट, पैसा कमा, लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। हम सिर्फ फॉलोवर लेने के लिए बच्चों को तबाही पे डाल रहे हैं। हमारे उलमा इकराम, हमारे सियासतदान सिर्फ पॉपुलर बातें करते हैं, रीच लेने के लिए, अटेंशन लेने के लिए। मेरे पास एक बच्चा आया, ठीक है, वो बच्चा मेरे पॉडकास्ट ज़रूर देखेगा क्योंकि ही इज़ वेरी, आई लाइक रियली लाइक दैट किड। ही इज़ इन 7th, ही इज़ डूइंग फ्रीलांसिंग। मैंने उससे पूछा कि ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ठीक है। उसने मेरी वीडियोस देखी, उसने कहा हेल्थ। मैंने कहा हेल्थ पे कितना टाइम लगाया, कल कुछ नहीं, पढ़ाई है या फ्रीलांसिंग। जब आप फ्रीलांसिंग करोगे 7वीं क्लास के अंदर, तो क्लाइंट आपकी फूफी का बेटा नहीं है, वो आप पे स्ट्रेस डालेगा। इस उम्र में जब आप पे स्ट्रेस पड़ेगी, आपकी ग्रोथ कहाँ जाएगी, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स कहाँ जाएंगे, क्यों कर रहे हो। और अगर करना है तो एजुकेट करो कि हल्का टास्क पकड़ो। स्टेप बताता हूँ मैं, 4 स्टेप बताता हूँ अगर आपने अपनी एजुकेशन और फ्रीलांसिंग को साथ लेके चलना है, ठीक है। बहुत लोगों को ज़रूरत है। नंबर 1, आपके स्किल सेट इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि जब आप कोई काम पकड़ें तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप डिलीवर कर लेंगे, ठीक है। ट्राइड एंड टेस्टेड स्किल सेट होने चाहिए ताकि आपके प्रेशर बिल्ड ना हो आपके ऊपर। नंबर 2, उतना काम करें जितना 3 वक्त की रोटी आपकी पूरी होती है। उसके बाद लालच ना करो, बैंक में पैसे ना डालो, कुछ ना करो, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। नंबर 3, वो काम करो जिस काम से आपका फ्यूचर कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, कल को आप एक अच्छे डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आज डिज़ाइनिंग का काम पकड़ो,
कल को आप अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं तो आज आप डेवलपमेंट का काम पकड़ो, अपनी फील्ड के अंदर रहो ताकि फ्यूचर में आपको फ़ायदा हो। एंड नंबर 4, एक काम जब आपको आसान लगने लगे तो उसको आसान समझ के पूरी ज़िंदगी ना करते रहो, क्योंकि आसान काम आपको मार देते हैं। फिर आप स्टेप लेके ऊपर चले जाओ, प्रोग्रेसिव काम करो। ये 4 काम करो तो आप अपनी स्टडी को साथ में कंटिन्यू कर सकते हो। हम क्या करते हैं, 16 घंटे फ्रीलांसिंग करेंगे, सुबह उठेंगे लेट, स्कूल कॉलेज मिस हो जाएगा। तो मोटिवेट हुए हैं ना सारी रात काम करने अन्य वाह मोटिवेट हुए, मोटिवेशनल स्पीकर विदाउट एजुकेशन डिस्ट्रॉइंग देयर करियर। सही है, उनको बता दिया कि पैसा ही सब कुछ है और तुम उसके लिए रातें जागो, ये करो वो करो। खैर इसमें आपने तफसील से रोशन डाली। अच्छा इरफान भाई, फ्रीलांसर्स की आपने बात की, क्या ये ज़रूरी है कि एक अच्छा फ्रीलांसर एक अच्छा मैनेजर भी हो, एक अच्छा CEO भी हो? हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये भी है ना कि तुम किसी के मुलाजिम होने के बजाय 9 to 5 करने के बजाय अपनी कंपनी बनाओ, अपने मालिक खुद बनो, अपना काम करो, अपने लिए काम करो। तो क्या एक अच्छा फ्रीलांसर एक अच्छी कंपनी का CEO? मोटिवेशनल स्पीकर तो यही कहेगा कि अपने लिए काम करो, किसी के नौकर न बनो, किसी के ख्वाब पूरे न करो। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर को ये देखा करो कि उसने अपने कितने कारोबार खड़े किए हुए, कितने लोगों की टीम है जो उसके बगैर चल रही है। ऐसी टीम नहीं जो उसके साथ चल रही है या उसकी वजह से चल रही है, जो उसके बगैर चल रही है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो प्रोसेसेस इस्टेब्लिश करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस रन कर रहे हो जो आपके बगैर नहीं चल सकता तो आप अपने ही बिजनेस के मुलाजिम हैं। आप मालिक नहीं कह सकते, खुद को एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते। अगर आप एक परचून की दुकान रन करते हो, 2 दिन नहीं खोलते और आपका घर नहीं चलता तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो सेटअप को इस तरह से खड़ा करता है, प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करता है कि प्रॉब्लम ऑटो पायलट पे चला जाता है, उसकी ज़ात के साथ लिंक नहीं हो जाता। समझ रहे हैं आप? अब सवाल ये पैदा होता है, दूसरा पार्ट जो आपके क्वेश्चन का है, क्या एक अच्छा फ्रीलांसर अच्छा मैनेजर भी हो सकता है, अच्छा एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, अच्छा CEO बन सकता है? द आंसर इज़ येस, बट मैं जैसे कहता हूँ कि प्रोग्रेसिव फ्रीलांसिंग करो। अगर आप फ्रीलांसिंग ऐसी कर रहे हो जिसमें आपने हमेशा अपने आप को एक चैलेंजिंग सिचुएशन में रखा हुआ है, आप साथ में ग्रूम भी कर रहे हो, कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव कर रहे हो, मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हो, अच्छे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे हो, प्रोजेक्ट का स्केल अप भी कर रहे हो, सोशल स्किल्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, टीम बिल्डिंग स्किल डेवलप कर रहे हो, लीडरशिप स्किल डेवलप करते हुए फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो जब आप फ्रीलांसिंग के एक टॉप लेवल पे पहुंचोगे तो आप बिल्ड हो चुके होगे अपने स्टार्टअप के लिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ पैसे के लिए फ्रीलांसिंग करते हैं, 18-20 घंटे, पैसा आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन 4-5 साल के बाद आपके अंदर वो लीडरशिप स्किल, टीम बिल्डिंग स्किल्स, कम्युनिकेशनल स्किल्स मिस होते हैं। आप फ्रीलांसिंग के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। आप किसी को मुस्कुरा के जवाब नहीं दे सकते, आपको तमीज़ नहीं है किसी से इंटरेक्ट करने की, वो करने की, तो ये सारे उसमें मिस होते हैं। हाँ, बहुत सारे चीज़ें। सो फ्रीलांसिंग अगर ठीक तरीके से की जाए, यू कैन बी अ गुड एंटरप्रेन्योर एंड CEO। अब अगला थर्ड आपका मैं इसका पार्ट बना देता हूँ, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। सवाल ये था कि सर फ्रीलांसिंग से स्टार्टअप की तरफ मूव कैसे करना है। ठीक है, मैं इस पे काफ़ी बात कर चुका हूँ, लेकिन बात करना ज़रूरी है। मैं 2-3 लाइनों में बता दूँ। फ्रीलांसिंग से स्टार्टअप की तरफ कैसे, फ्रीलांसिंग से अपने बिजनेस की तरफ कैसे हैं, अपने स्टार्टअप की तरफ कैसे हैं। देखो, उसके लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले अपनी बेस मजबूत करें। आप किन क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं उसको क्वालिटी सर्विस देने के काबिल बनाएं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप काम अच्छे लेवल पे कर रहे हो, अब पैसा आना शुरू होगा। उस पैसे को खाने पीने, आईफोन पे लगा के अय्याशियाँ करने की बजाय आप उस पैसे को सेव करें। सेव इसलिए ना करें कि आपने बिजली के बिल देने हैं, आप उस पैसे की 1 से 2 महीने की एडवांस सैलरी लोगे, किसी बंदे को अपने साथ मिलाएं। ठीक है, टीम बिल्डिंग स्किल आ गई यहाँ पे। अपने टीम बिल्डिंग स्किल्स को यूटिलाइज करने के बाद आप अपनी जर्नी जारी रखें टुवर्ड्स अनदर क्लाइंट, टुवर्ड्स अप सेलिंग। आपको अप सेलिंग आनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको टीम हैंडलिंग आनी चाहिए। उसके बाद आप अगले प्रोजेक्ट में मूव करते हैं, काम थोड़ा और बढ़ता है, आप कैलकुलेटिवली 2 लोग और लाते हो। ठीक है, साथ में छोटा सा चंक बैकअप में रख रहे हो, छोटा सा चंक टीम सिक्योर कर रहे हो, और आपने अपने स्किल्स इतने डेवलप कर लें कि अगर 2 बंदे आपको धोखा भी देते हैं तो आप उनका नुकसान क्लाइंट तक नहीं पहुँचने देते, बीच में खड़े होकर संभाल लेते हैं। जब मैं फ्रीलांसिंग से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहा था, बंदा लाता था, उसको प्रोजेक्ट देता था, उसको कोई अच्छी ऑफर होती थी, वो चला जाता था, रात को वही काम बैठा मैं कर रहा होता था। तो मैंने क्लाइंट नहीं नुकसान होने दिया। लोग नुकसान करते थे मेरा, लेकिन वो नुकसान क्लाइंट तक नहीं पहुंचता था क्योंकि बीच में मैं बैठा होता था। लेकिन जब आपने अपने स्किल डेवलप नहीं करेंगे ड्यूरिंग फ्रीलांसिंग और फिर किसी को टीम में मिलाएंगे, तो बेसिकली आप उस पर रिलाय कर रहे हैं। आप वो आपको डिलीवर करेगा तो आप आगे डिलीवर करेंगे, अगर उसने ना किया तो यू आर डन, यू आर गॉन। दैट इज़ व्हाई इतनी ज़्यादा फेलियर रेट है। तो सिस्टमैटिकली लीडरशिप, टीम बिल्डिंग स्किल्स, स्टेप बाय स्टेप, सम फाइनेंशियल नॉलेज,
आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले आती है। प्रोजेक्ट डिलीवरी के ऊपर जो रोशनी डालें, हमारे यहाँ जो है ना बहुत से लोग शुरू में बहुत सारी मेहनत कर लेते हैं, प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं, शुरू में बहुत सारी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन जो लास्ट 10% है और 20% है, आप इस पर बड़ी बात करते हैं कि जो लास्ट 10% है सारी इंपॉर्टेंस उसकी है। शुरू में आप बड़ा जोश दिखाते हैं प्रोजेक्ट लेने के लिए, काम भी करते हैं, लेकिन आखिर में ढीले पड़ जाते हैं प्रोजेक्ट मिलने के देखो बहुत खूबसूरत सवाल है फजान, और मैंने इस इंडस्ट्री में अब तक यहाँ तक सिर्फ इसी वजह से पहुँचा हूँ कि जब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो मैं उसका लास्ट 20% प्लान पहले करता हूँ, फर्स्ट 80% बाद में देखता हूँ। लास्ट 20% पहले प्लान करते हैं। देयर इज़ अ फेमस सेइंग कि इन प्रोजेक्ट में, इसमें टेक में, द लास्ट 20% ऑफ द प्रोजेक्ट टेक्स 80% ऑफ योर एनर्जी एंड द फर्स्ट 80% ऑफ द प्रोजेक्ट टेक्स ओनली 20% ऑफ योर एनर्जी। एग्जैक्टली ऐसा ही होता ठीक है। अब होता क्या है, जो बिजनेस अगर आपने करना है एक्सपैंड, दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस होता है कि जैसे आपने रेलवे स्टेशन पे पकौड़े बेच रहे हैं, आप गंदे पकौड़े बेचो या अच्छे पकौड़े बेचो, कस्टमर तो आते रहेंगे, क्योंकि एक कस्टमर ने दोबारा आने की आप उम्मीद ही नहीं रखते। आपको पता है ट्रेन चलती रहेगी, लोग गुजरते रहेंगे, पकौड़े बिकते रहेंगे, और मैंने ये थाली लगाना है, एक थाल से 2 थाल पे चला जाऊंगा, तो आपको क्वालिटी का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, बेचते रहें। दूसरा होता है ब्रांड बनना, एक ब्रांड को रन करना। उसमें आपने रिटेंशन पे फोकस करना होता है कि क्लाइंट को क्लोजिंग भी कम है, मैं क्लोजिंग के बाद 6 महीने सपोर्ट इतनी डेडिकेशन से देता हूँ, उसको लगता है यार कमाल आदमी, पैसे भी दे दिए, सारे प्रोजेक्ट भी क्लोज हो गया, फिर भी 24 घंटे अवेलेबल है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। मैं फॉलो अप करता हूँ, अगर उसको फिर भी कोई मसला होता है मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, भाई तुम्हें कहीं भी मसला हो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर आप क्लाइंट के माइंड में रहते हो, क्लाइंट की नज़र में रहते हो। प्रोजेक्ट डिलीवरी के बाद भी हम उसको क्वालिटी शो करते हैं कि यार आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम खड़ेंगे। उस वक्त बेसिकली आप एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो रिलेशन पे, क्लाइंट रिलेशन पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आपको पता होता है कि जब आप क्लाइंट रिटेन कर रहे हो तो वो आपके बिजनेस के लिए 10 टाइम्स बेटर है देन अ न्यू क्लाइंट। वो आपको जानता है, आप एक दूसरे को समझ गए हैं, आप एक दूसरे के साथ एक सिनर्जी इस्टेब्लिश कर चुके हुए हो, वो आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस देगा। और मैं 70-80% ऑफ द टाइम अपने क्लाइंट को पार्टनर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कहीं से 10%, कहीं से 5%, कहीं से 2%, पार्टनर में तब्दील कर लेते हाँ, बाय प्रोवाइडिंग देम डेडिकेशन, क्वालिटी एंड अबव ऑल। अगर आप मुझे कहें ना इरफान भाई ये बताएं कि आप क्लाइंट को पार्टनर कैसे बना सकते हैं, तो सिंपल 2 बातें आपको करता हूँ, डेडिकेशन एंड एजुकेशन। क्लाइंट के सिस्टम के, क्लाइंट को एजुकेट करें और उसके सिस्टम में वैल्यू ऐड करें डेडिकेटेडली। जब उसको लगेगा कि यार ये मेरे सिस्टम मेरे से बेहतर ये बंदा जानता है और ये बंदे की ज़िंदगी में मेरा सिस्टम बहुत कीमती है, तो वो आप पे डिपेंड करना शुरू हो जाएगा। जब वो आप पे डिपेंड करना शुरू हो जाएगा तो आप उसकी ज़रूरत बन जाओगे। आप जब किसी की ज़रूरत बनते हो तो क्या होता है, आपके ऑफर आ जाती है। आपको ये आर्ट और यहाँ पे इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफर उनकी तरफ से आती है, आप डिमांड करते हैं कि मुझे पार्टनर बनाए। देखो देयर आर स्टेजेस प्रोजेक्ट की। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं क्लाइंट के पास फंडिंग होती है, कुछ में क्लाइंट के पास एट द एंड एक स्टेज आती है जब पैसा शॉर्ट हो जाता है। जब पैसा शॉर्ट हो जाता है मैं जारी रखता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा हर प्रोजेक्ट पे 2 से 3 महीने का बफर रखता हूँ। अच्छा, ठीक है, शुरू में बना लेता हूँ कि भाई अगर आपके पास इस वक्त काम पेंडिंग है $1 लाख का और आपके पास $1 लाख नहीं है, अच्छा चलें ठीक है, पार्टनरशिप मॉडल पे चले जाते हैं। आपके पास $50,000 तो है ना, वो दे दो, बाकी इक्विटी पे चले जाते हैं। सम टाइम ये होता है क्लाइंट कहता है कि यार मुझे डर है कि यार तुम किसी और के साथ काम ना करो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ ही काम करो। तो मैं उससे कहता हूँ भाई मैंने कंपनी चलानी है, सारा कुछ करना है, तो गिव मी द ऑफर। तो मुझे ऑफर करते हैं। और मैं इस वक्त हूँ 4-4 साल से किसी के साथ काम कर रहा हूँ। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो जिनमें मुझे 4 से इरफान में दरमियान में अभी जिक्र आया था डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का, मैं उनके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। मेरी लास्ट पॉडकास्ट उनके साथ हुई है फॉर्चुनेटली। मुझे थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा था कि वो किस पाए की शख्सियत है, लेकिन उनसे गुफ्तगू करके मुझे असल अंदाज़ा हुआ कि वो क्या शख्सियत है माशाल्लाह। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के वो उनको मतलब फादर कहा जा सकता है, मतलब इतनी ज़्यादा उनकी वो डेप्थ थी और नॉलेज था। अच्छा, उनसे मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा कि आजकल बड़े नए नए मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, बहुत नए नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, बहुत से लोगों को नई नई शोहरत मिल रही है, बहुत से लोगों से वो हैंडल नहीं हो रही। क्या आप भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं? ज़ाहिर है आप इंडस्ट्री में देख रहे होंगे, तो क्या ऐसा है कि लोगों से शोहरत बहुत से लोगों से हैंडल नहीं हो रही? मैंने कुछ सीखा है इंडस्ट्री, मुझे ना 4 से 5 महीने हुए हैं मीडिया पे आए हुए। अच्छा। और मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीख रहा हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंटरेस्टिंगली 4 से 5 माह के अंदर आप बहुत ज़्यादा नज़र भी आ रहे हो। इस पॉडकास्ट के अंदर भी आपने 4 से 5 इंडस्ट्रीज़ को बजा के रख दिया है, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनिंग कोर्सेज बेचने वाले, और अभी आप नेक्स्ट पे आने वाले हैं। मैंने किसी को नहीं बजाया, मैंने सच बोला है, आपने सच बोले, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बात की है, मैंने एक अपनी राय दी है। अल्लाह करे मेरी राय सही हो। देखो मैं आपको बताता हूँ मोटिवेशनल इसकी, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है जो मैं चाहता हूँ कि
सारे कंटेंट क्रिएटर सुन लें, चाहे वो जितने मर्जी सीनियर हैं या वो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आ रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन इज़ एन एडिक्शन। मैंने ऐसे ऐसे दो चेहरे वाले लोग देखे हैं जो कैमरे पे बिल्कुल नेक पाक लॉजिकल एथिकल हैं और पीछे इंतहाई बदतमीज़ हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कैमरे को इतनी वैल्यू नहीं देते जितनी वो सच को और विजडम को देते हैं, राइट? फैब्रिकेट नहीं करते बातों को, घुमाएंगे नहीं। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया है, जो कि मैंने बाद में इसके ऊपर काफ़ी पढ़ा भी है और पढ़ भी रहा हूँ, कि जो कैमरा फेसिंग है ये एक एडिक्शन है। नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आज आप 50,000 पे खुश हैं, कल आप 5 लाख पे भी रो रहे होंगे। आप मिलियन पे हैं तो आप 1.5 मिलियन की बात करेंगे, 1.5 मिलियन पे आएंगे, जब आप 2 मिलियन पे आएंगे, 3 मिलियन पे आएंगे, आप इसको टारगेट करेंगे, उसको टारगेट करेंगे, इससे कंपटीशन, उससे कंपटीशन। आपको ये इट्स एंडलेस सिचुएशन। आपका मूड किसी का कमेंट सही कर रहा होता है और आपका मूड किसी का कमेंट ख़राब कर रहा होता है। आप अपनी ज़िंदगी की डोर बेसिकली अपनी ऑडियंस के हाथ में पकड़ा देते हैं और ऑडियंस कंट्रोल कर रही होती है कि आज अगर व्यू अच्छे हैं तो आपका मूड अच्छा है और आपके घर वालों के साथ भी ठीक बात करेंगे, कोलीग्स के साथ भी ठीक है। और आज अगर आपकी पोस्ट अच्छी नहीं गई या क्रिटिसिज्म हुआ आपके ऊपर, जो कि पाकिस्तानियों की स्पेशलिटी है, तो वो आपके सीधा माइंड में। बहुत कम लोग मैं ऐसे जानता हूँ, जवेद सर इज़ वन ऑफ देम, जो मेंटली इतने स्ट्रांग हैं जिन पे ये इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि देयर आर मोटिवेशनल स्पीकर एंड इन्फ्लुएंसर जो नॉलेज पे खड़े हुए हैं एंड देयर आर फ्यू पीपल जो विजडम पे खड़े हुए हैं। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मेजॉरिटी हमारी नॉलेज बेस्ड इन्फ्लुएंसर है, देयर आर वेरी फ्यू हु आर विजडम बेस्ड इन्फ्लुएंसर। जवेद सर इज़ अ विजडम बेस्ड इन्फ्लुएंसर। बिल्कुल। अब ये बहुत कमी है, हमें विजडम बेस्ड इन्फ्लुएंसर चाहिए। और यंग क्रिएटर, मैं तो अपने आप को खुद ही, मैंने फेसबुक पे ना 25 से 30 मिनट का टाइमर लगाया हुआ है। अच्छा। अब जो 5 मिनट पहले मुझे मैसेज आता ना कि आपका टाइम खत्म हो रहा है, तो उसके बाद मैंने उसको नहीं खोलना। अच्छा। मैंने उसके बाद नहीं पढ़ना। कमेंट्स तो पढ़ते होंगे। कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने ऑफिस के सेंसिटिव मीटिंग्स और सारे काम ख़त्म कर चुका हूँ। मैं कभी भी रात को कमेंट्स नहीं पढ़ता क्योंकि मैंने सोना होता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिन लोगों ने, जो कंटेंट क्रिएटर्स हमारे, वो जिस दिन उनकी वीडियो अच्छी परफॉर्म कर रही है उस दिन उनका मूड बहुत अच्छा है। जिस दिन उनकी वीडियो अपलोड नहीं हुई उस दिन उनका मूड बहुत खराब है। तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी किसी और के हाथ में दी हुई है। तो इसलिए ये एक एडिक्शन भी है और डेंजरस भी। अगर आपने स्मार्टली ना यूज़ किया इसको, हमारे बहुत नॉलेजेबल लोग ज़ाया हो जाए। लेकिन लिविंग इन पाकिस्तान, यहाँ पर जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, जो ऑडियंस है, मतलब वो बहुत सारे अच्छे क्रिएटर्स को भी नीचे गालियाँ पड़ रही होती हैं। तो ये तो बड़ा ख़तरनाक है यहाँ पे क्रिएटर बनना, एक रिस्क है। ये है। मैं आपको इसका एक और डैमेज बताऊँ। मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं 2 टॉप कैलिबर के लोग लाए हैं, दोनों AI में डॉक्टर्स हैं। अच्छा। ठीक है। मीडिया पर कोई नहीं जानता, मेरे टीचर्स हैं, ठीक है, पढ़ाते भी हैं और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है, टीम्स भी रन की हुई हैं, बड़े बड़े सिस्टम डिलीवर किए हुए हैं। एक को UK गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से उठा के ले गए कि आप हमारे पास आओ, राइट। दूसरे को कोच अप्रोच कर रहे हैं, मैंने उनको अपने साथ जैवन में लेके आया। उनको कोई जानता नहीं है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्यों नहीं आते? तो बड़ा आंसर, सादा सा भोला सा आंसर दिया, यार फेसबुक पे आके गालियाँ खानी है। क्योंकि लोगों ने आपकी बात को घुमाते हुए टाइम नहीं लगाना किसी भी चीज़ का। अगले दिन मैंने शायद उसी वीडियो में ना एक वीडियो लॉन्च किया। मैंने कहा देखें, मैं तो सिर्फ टेक इंडस्ट्री की बात करता हूँ, मैं टेक का बंदा हूँ, मैं टेक की बात करूँगा। जिस चीज़ फील्ड में मैं नहीं हूँ, मैं उस फील्ड की बात नहीं कर सकता। नीचे कमेंट लिखा हुआ था, सॉरी सर आप टेक के नहीं, अल्लाह के बंदे हैं। आई मीन सीरियसली। तो यानी लोग डरते हैं क्योंकि ये हमारे माशरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बहुत से कॉम्पिटेंट लोग कैमरे में नहीं आ रहे और नालायक जो हैं वो कैमरे पे आके स्कॉलर बने हुए हैं, छाए हुए हैं, जिनको घर में कोई दूसरी दफ़ा सालन नहीं देता, वो छाए हुए हैं। लिहाजा मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि हमारी आवाम जब बाशऊर हो जाएगी तो वो लोग जिनका भी अकाउंट्स ही नहीं है वो सामने आएंगे। जब देखेंगे ना कि रिस्पेक्ट मिल रही है, एक वैल्यू है और इररेलेवेंट अननेसेसरी क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा, थोड़ा शऊर आया है, वो आएंगे इंशाल्लाह। सही है। अच्छा इरफान भाई, आप कोर्सेज जो वो फ्री क्यों करवाते हैं? हमारे यहाँ तो लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं इसके, पूरे इंडस्ट्री है, इतने अच्छे उनके, मतलब वो जो जिस चीज़ कोर्सेज करवा रहे हैं, बहुत सारे वो खुद वो काम करते भी नहीं है, लेकिन उसकी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये कर लो और ये करके तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। यार सवाल के साथ साथ जवाब भी दे दिया आपने। नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप फ्री क्यों करवा रहे हैं लोगों की, क्यों लोगों की दिहाड़ियों पर लात मार रहे हैं? देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, सबको बता रहा हूँ, गौर से सुन लें। मैं पेड कोर्सेज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं सब स्टैंडर्ड पेड कोर्सेज के ख़िलाफ़ हूँ। ऐसे लोगों के कोर्सेज बेचने के ख़िलाफ़ हूँ जिसने कभी खुद कुछ किया ही नहीं है, जिसने कभी कॉलेज जाकर नहीं देखा वो प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं,
राइट। जिनके अपने अकाउंट नहीं है वो फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं, जो अभी खुद से इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट डिलीवर ने किए वो लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं और उसके पैसे भी ले रहे हैं। ठीक है, आप बच्चे को क्वालिटी दें, सिस्टम दें, नॉलेज दें और पैसे लें, आपका हक बनता है क्योंकि आपने भी मेहनत की है। ठीक है, और उस वक्त करें जब आपको पैसे की ज़रूरत है। अब सवाल ये, मैं पैसे क्यों नहीं लेता? क्योंकि मुझे इनके पैसों की ज़रूरत नहीं है ना यार। मैंने पहले काम किया, प्रोजेक्ट डिलीवर किए, सक्सेस स्टोरी सेट की, 2-3 कंपनियां खड़ी की, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री किया, और जब मुझे समझ आया कि आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ और मुझे दुनिया के लिए भी कुछ करना है तो मैं उसके लिए करना शुरू हो गया जितनी मेरी हिम्मत है। अब उसमें भी आज नहीं तो कल कहेंगे कि सर आपको तो ट्रैफिक आएगी, आपको फॉलोअर्स आएंगे, मोनेटाइजेशन की पेमेंट आएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ बोलेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं आपके कंट्रोल में नहीं होती। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर मैं 30,000 रुपये लगा के एक AI की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एक कोर्स बनाता हूँ, 3-4 लाख लगाता हूँ, मैं डेफिनेटली चाहूँगा वो 10,000 तक नहीं 10 लाख तक पहुँचे, बिल्कुल 20 लाख तक पहुँचे, करोड़ तक पहुँचे, क्योंकि मेरा पैसा तो और टाइम तो लग गया है। दुनिया में कौन सा ऐसा मुसलमान है जो ये कहेगा कि मुझे 10,000 लोगों के नहीं, 10 लाख के नहीं 10,000 की दुआ चाहिए? वो तो मैं जाऊँगा रीच के लिए, बट थिंक इंटेंशन क्या है? इंटेंशन पैसा कमाना है, कल को एकेडमियाँ बनाना है, या कल को कुछ बेचना है या नहीं है? क्योंकि आज मैं ऑन एयर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि मैंने ना कभी बेचना है कुछ, ना मैं बेच रहा हूँ। अच्छा। ताकि कल को कोई कहे ना जब मैं बेच रहा हूँ तो ये वीडियो आ जाएगी मेरे सामने कि आपने तो कहा था आपने कल को भी कुछ नहीं बेचना। हम अपने पेज पे डालेंगे। मैंने नहीं बेचनी, आप डाल लो, मैंने कभी कुछ नहीं बेचना। मेरा रिस्क जो है अल्लाह मुझे कहीं और से दे रहा है, और मैं सिर्फ वो सब स्टैंडर्ड कोर्सेज की कमी पूरी कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी पे कोर्सेज बहुत कम लोग बना रहे हैं ही नहीं, मुझे तो नहीं मिले। इमर्जिंग तो बहुत दूर की बात है, तो मैं एक अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करने पर निकला। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का आपने वर्ड यूज़ किया, मतलब ये बेसिकली क्या चीज़ है? कोई इसके बारे में थोड़ा बताएं, इसके कोई स्पेसिफिक। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आप देख लें, आपके पास ब्लॉकचेन है, AI है, IoT है, साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, ये मेन एरियाज़ हैं, इनके अंदर भी बहुत सी सब ब्रांचेज हैं, सारा कुछ है, ये सारी चीज़ें हैं। इनमें हो क्या रहा है प्रॉब्लम? पाकिस्तान में जिस बंदे को ब्लॉकचेन आती है उसके पास तो बहुत पैसा है, वो 2 काम करेगा, या वो पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, ठीक है, या वो कारोबार में इतना डूब जाएगा कि उसके पास लोगों को देने के लिए, बाहर पब्लिक को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, टाइम ही नहीं होगा, कंटेंट क्रिएट करने का टाइम ही नहीं होगा, राइट। तो इसकी वजह से इसकी अवेयरनेस और हाँ, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि जब कॉम्पिटेंट लोग बिजी होते हैं पैसा कमाने में, इनकम्पिटेंट लोग उस वक्त अवार्ड्स ले रहे होते हैं। अवार्ड क्या है? ये बिल्कुल, ये पिछले दिनों हमने एक पूरी तकरीब देखी। अवार्ड क्या होता है? फजान मुझे ये बताओ, किसी को अवार्ड कब दिया जाता है? अवार्ड देने का मकसद क्या होता है? अवार्ड 2, पहला ये कि आप किसी को अवार्ड देते हो कि उसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया, बिल्कुल। दूसरा, आप दुनिया को बताते हो कि इस जैसे बनो। बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक बातें कर रहा हूँ मैं। अगर आप पाकिस्तान में किसी को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे अवार्ड दे रहे हो तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट क्यों कर रहा है भाई? इसका मतलब है समवन हैज़ अचीव्ड समथिंग इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो फिर तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर ही नहीं सकता, फिर तो $1 मिलियन पाकिस्तान में आ रहे होने चाहिए ना। तो फिर अगर उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हमने बहुत इनोवेशन लाए हैं, लफ्ज़ है इनोवेशन, वेयर इज़ दैट इनोवेशन? और जो बंदे ये लीड कर रहे हैं उनका इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का ताल्लुक क्या है? ये पिछले में तकरीब हुई है, इसकी तरफ आपका इशारा है। बिल्कुल, मेरा इशारा किसी खास तकरीब की तरफ नहीं है, मैं स्कूल से लेकर तकरीब तक सब की बात कर रहा हूँ। हम रोल मॉडल गलत लोगों को बना रहे हैं। हमें रोल मॉडल लोगों को मैसेज देना है कि किसी कॉम्पिटेंट बंदे को सामने लाओ, एंड आई एम नॉट दैट कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, क्योंकि मैं इतने बड़े कॉम्पिटेंट लोगों को जानता हूँ कि मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर, पर उनके पास इतना पैसा नहीं है ना अवार्ड खरीदें। उनके पास उनको तो मेरा ड्राइवर घर छोड़ने जा रहा था, बेचारे इतने शरीफ है। इतने पैसे नहीं कि आप भी एक आधा अवार्ड खरीद लें यार। देखो कितना अच्छा लगेगा आपके बैकग्राउंड में यहाँ पड़ा हुआ है ना, मेरे बैकग्राउंड में अब भी अवार्ड्स है, लेकिन बड़ी मेहनत से ना जीते हैं मैंने। देखो पहले ये फिर मैं सवाल करूँगा कि अवार्ड ख़रीदते क्यों, ज़रूरत क्यों पड़ती है? मुझे 4-6 महीने में एक बात समझ में आई है, पैसा लगाओ, अवार्ड ख़रीदो, क्या बात,
जिससे और स्टूडेंट आएंगे और लोग फॉलो करेंगे और कोर्स भी फिर नीचे और कोर्स बिकेंगे और कोर्सेज से और पैसे आएंगे और पैसे से फिर बड़ा अवार्ड खरीदो फिर उस अवार्ड को फिर मार्केट करो और लोग आएंगे फिर और कोर्स बेचो फिर बड़ा अवार्ड खरीदो पहुंचते पहुंचते आप बहुत ऊपर चले जाते पैसे दो अवार्ड लो प्यारी सी तस्वीर बनवाओ पोस्ट लगाओ नीचे कोई नेगेटिव कमेंट करते वो डिलीट कर दो ये आप नहीं उस बंदे को ब्लॉक भी करना होता है ब्लॉग भी करना होता नहीं नेगेटिव कमेंट नहीं अगर कोई आपसे जाके पूछ लेता है क्या मुझे आप बता सकते हैं कि आपने ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी आईओटी में क्या किया है हाँ जी अवार्ड तो आपने ले लिया है लेकिन इसमें क्या किया है फिर आप उसको ब्लॉक कर दें नेगेटिव कमेंट ये होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं आप ये नहीं करते सवाल करना ही ब्लॉक आप जाके कमेंट करते हैं कि सर बता सकते हैं मैं शायद मैं ना देखा हूँ मैं रिसर्च गलत रहेगी मुझे इन्फॉर्मेशन ना मिली हो सकता है ना देखो मैं इंसान हूँ ऐसे ही है तो ये भी होता है फिर क्रिटिसिज्म हैंडल करने का हमारे अंदर भी सलाहियत है तो हमें करेक्ट कर दें उसके लिए तो हम तैयार हैं आप हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करेंगे ये हमारे काम है ये हमारी खिदमात हैं इस फील्ड के अंदर ये आप स्टडी कर लें लेकिन ब्लॉग तो ना करें भाई सवाल का जवाब दें वो तब होता है जब ऑडियंस उसकी कमेंट को सपोर्ट करना शुरू हो जाती है और फिर वो काउंट इतना बड़ा हो जाता है कि वो चुभने लगती है आपकी पोस्ट के लाइक से भी ज़्यादा बड़ा आपका कमेंट हाँ फिर वो ज़रा तकलीफ करता है चलें ज़बरदस्त खान भाई लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे लाजमी करना चाहूँगा कि आजकल हमारा बहुत बड़े पैमाने पे यूथ जो है वो ब्रेन ड्रेन का शिकार है लोग मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं है हमारी एजुकेशन की वैल्यू नहीं है हमारी डिग्री की वैल्यू नहीं है उनके लिए आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे देखो दिस इज इल्यूजन ये एक सिस्टमेटिकली किया जा रहा है ये हो नहीं रहा ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है सिस्टमेटिकली किया जा रहा है इंटरनेशनली सिस्टमेटिकली पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी यूथ है और उसके माइंड को डैमेज किया जाता है इसे कहते हैं सेंटिमेंटल मैनेजमेंट या सेंटिमेंटल मैनिपुलेशन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उसके अंदर एक पूरा एक लाइन है डोमेन है ये तो सेंटिमेंटल मैनिपुलेशन इसे कहते हैं कि ये उनके बाद माइंड में डाल दो कि आप यहाँ सर्वाइव नहीं करते कुछ जैसे आपको पता चलता है ना एक ऑफिस की मिसाल लेते हैं जैसे पता चलता है ना किसी एम्प्लॉय को कि ऑफिस डूबने वाला है या इसके अंदर मुझे अगले महीने की सैलरी नहीं मिलेगी वो सबसे पहले उस ऑफिस को छोड़ के ना भागेगा हालांकि वो ये नहीं देखेगा यार ये थॉट वैलिड भी है या नहीं है या थॉट उसके माइंड के अंदर इम्प्लांट किया गया या क्या किया गया हमारी यूथ के अंदर इंटरनेशनली ये जो फियर है इम्प्लांट किया गया और अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग उसको हवा दे रहे हैं बाय मिसगाइडिंग आवर यूथ हम तो पहले रुले हुए हैं ऊपर से ज़रा सी हमें एक चिंगारी चाहिए वो उन्होंने दिखा दी जब कॉम्पिटेंट यूथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लीडर थॉट लीडर्स इस मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे मेडिकल के लीडर्स इस मुल्क को छोड़ेंगे जिस हर फैमिली सबको प्यारी होती है ना आहिस्ता आहिस्ता लोग इस मुल्क से जाएंगे जब तो पीछे क्या रह जाएगा ठीक है पीछे यही नालायक रह जाएंगे ना और वो नालायकों के फॉलोअर्स और बढ़ जाएंगे फिर क्या होगा इवेंचुअली क्या होगा इवेंचुअली वाकई वो बात सच हो जाएगी जिसको जस्ट प्लान के साथ प्रोपेगेंडा के तहत हमारे माइंड में इम्प्लांट किया जाएगा पाकिस्तान से जाना है तो भाई जाओ सीखने जाओ कल सुबह 8 बजे की मेरी फ़्लाइट है सीखने जाओ ठीक है सीखो पाकिस्तान में लेके आओ एक्सपोजर लो आपने इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन तक का भी सफ़र करना पड़े करना हमारे दीन में है आप सफ़र करो सफ़र करना बहुत ज़रूरी है आपका दिमाग खुलता है लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम डर के भागते हैं फ्रस्ट्रेट होके भागते हैं क्योंकि फिर बाहर भी जूते पड़ते हैं बाहर के हमें किंग नहीं बना देगा बाहर भी मेंटली हमें कुचल दिया जाता है और फिर हमें स्लेव बना दिया जाता है तो हम अपने घर में कुछ हमारी रिस्पेक्ट तो है बाहर पे वो भी नहीं होती तो मैं यूथ को ये कहूँगा आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आना शुरू करो आज ट्रेंडिंग स्किल सीखना शुरू करो 10 से 20 साल में आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे क्योंकि टेक वो वाहिद इंडस्ट्री है जो इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है और सबसे आगे अपने डेटा की वैल्यू समझो आज अगर आपके एटमी असासों को आपकी वेपन्स को 10 टाइम भी बढ़ा दिया जाए तब भी इंफॉर्मेशन वॉर में आप हार जाएंगे क्यों क्योंकि आपका दुश्मन आपके घर में पड़े हुए लोटे के बारे में भी जानता है और आप अपने दुश्मन के बारे में कुछ नहीं जानते और आपको ये भी नहीं पता कि आप अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है कैसे आपने अपना डेटा की हिफाजत करके आप उसको अपने हक में इस्तेमाल करना है ब्लाइंडली डेटा दे रहे हैं फॉलोअर्स इंक्रीज़ करें इधर हमारे पास रेस लगी हुई है टिकटॉक फेसबुक और इधर फॉलोअर इंक्रीज़ करने में चाइना ये यूज़ भी नहीं करने देता तो हमारा कौन सा इन्फ्लुएंसर है जो फेसबुक और टिकटॉक इन चीज़ों के अगेंस्ट बोले
डेटा की एजुकेशन दे रहे हैं। आप फजान मुझे नाम बता दें कि सर फलां बंदा ना डेटा पे एजुकेट कर रहा चले। सर यहाँ तो रोस्टिंग बन रही है, प्रैंक्स हो रहे हैं, खुशियाँ हैं, कहके लग रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे डेटा और ये वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, कौन सी बात है? लॉन्ग टर्म प्लान है। अभी जब खुदा न खासा मुल्क पे बुरा वक्त आया ना, क्रिएटर तो पैसा बना चुके हैं। ऐसे ही है, टिकट और वीज़ा मसला नहीं है इनका, टिकट और वीज़ा इनके लिए मसला नहीं है, ये तो गए। ये जो लाइक करने वाले लोग हैं ना, फॉलो करने वाले हैं, रगड़े तो ही जाएंगे बेचारे। और ये तो डॉलर बढ़ता खुश होते हैं कि हमारे रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। हाँ, थैंक यू सो मच इरफान भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे पता लगा कि आप कल दुबई जा रहे हैं, मैंने कहा यार सारे काम छोड़ पहले ये चलो पॉडकास्ट करनी है, बड़ा ज़रूरी है। तो जल्दी वापस आ जाइएगा कि ये ना आप भी वहाँ रह जाएँ दुबई बुर्ज खलीफा पे, आपको कोई अपार्टमेंट पसंद आ जाए। नहीं इंशाल्लाह एक ख़ास मकसद लेके जा रहा हूँ, टाइम थोड़ा लंबा लगेगा, एक मकसद लेके जा रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। और लर्निंग, अगर आप शार्क को एक टैंक में छोड़ देंगे ना, वो शार्क मछली एक टैंक से बड़ी नहीं हो सकती। वो चाहे जितनी मर्जी अल्लाह ने उसके अंदर पोटेंशियल रखा है, आपको वो टैंक छोड़ना पड़ेगा अगर आपने बड़े होना है। तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कल को अगर मैं 1 लाख लोगों से बात कर रहा हूँ और मुँह से आके सवाल कर रहे हैं कि आप कौन है और आपने क्या किया, तो मैं इतना बेशरम नहीं हूँ कि मैं उनको जवाब ना दे सकूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ओह व्हाट अ कमेंट यार, सबको करते हो ये मुझे दिया है।